हेलो मेरे 11th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। जो आपका जो 6 तारीख को जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आया हूँ। वन शॉट रहने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी ऐड कर दूंगा। हो सकता है वीडियो 1 घंटे से ऊपर की भी हो जाए, लेकिन भाई इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपके एग्जाम में जो 90% क्वेश्चन आने वाले उस वीडियो में से आने वाले हैं भाई। तो आप लोगों के लिए वीडियो समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है और अपने सभी दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से हेल्प ले सके, है ना। देखिए चैप्टर की अगर वीडियो की मैं बात करूं भाई, चैप्टर की वीडियो पूरे यूट्यूब पे ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला आपको। एनिमेशन के थ्रू भाई कोई नहीं पढ़ाता यार, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के को एनिमेशन के थ्रू कहीं कोई हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा रहा। रोशन सा स्टडी पॉइंट ने एक नया तरीका ढूंढा जो कि है एनिमेशन, और बहुत ही दमदार और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको हिस्ट्री को मैं समझा रहा हूँ। तो चैप्टर की वीडियो को तो जरूर देख लेना भाई आप लोग, है ना। चैप्टर की वीडियो को देखेंगे, चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से आंसर कर दोगे, है ना। तो सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड है भाई। आपके मिड टर्म में 4 चैप्टर आ रहे हैं, चारों की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप लोग चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लें। चलिए अब हम अपने पीडीएफ में चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम पीडीएफ में आ चुके हैं। देखिए इस पीडीएफ में क्या है कि हर चैप्टर में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, लेकिन उनमें से भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ वही समझाने वाला हूं मैं आपको। जो मेरे को लगेगा कि भाई नहीं ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको साइड कर दूंगा, उसको नहीं समझाऊंगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? तो भाई देखो, मेसोपोटामिया जो है ना वो यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है वैसे। एक है मेसोस जिसका अर्थ होता है मध्य, मध्य यानी कि बीच का एरिया, और दूसरा जो शब्द है वो पोटेमोस, मेसोस और पोटेमोस, है ना। मेसोस का अर्थ मतलब मध्य होता है, और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी, यानी कि जो मेसोपोटामिया है वो 2 नदी के बीच का भूभाग है। दजला और फरात नदी का जो बीच का भूभाग था उसको हम क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? देखिए मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली जो भाषा थी, सबसे पहली जो ज्ञात भाषा है वो सुमेरी या फिर सुमेरियन है, ठीक है। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व में भाषा में बदलाव आता है। सुमेरी के जगह पे अकदी ने अपना स्थान ले लिया था, मतलब 2400 ईसा पूर्व में अकदी भाषा को वहाँ पे अपनाया जाता है। उसके बाद 1400 ईसा पूर्व में फिर से भाषा में बदलाव देखने को मिलता है, और इस समय आरामाइक भाषा को अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ ले, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन से थे? देखो तो मेसोपोटामिया में जो प्रमुख नगर थे उसमें उरुक का नाम आप बता सकते हैं, मारी का नाम बता सकते हैं, बेबीलोनिया है आपका, उर है। ये यहाँ के फेमस नगर थे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, है ना। जो यूरोप के लोग थे वो मेसोपोटामिया को क्यों महत्व देते थे? आपको पता है कि मेसोपोटामिया यानी कि इराक, है ना, एशिया में पड़ जाता है, लेकिन यूरोप के लोग भी इसको महत्वपूर्ण मानते थे। इसके पीछे कुछ रीजन है। पहला रीजन ये है कि भाई बाइबल के प्रथम भाग, जो बाइबल का प्रथम भाग था जिसका नाम है मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट का एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें सिमार का उल्लेख किया गया था। सिमार का मतलब जिसका तात्पर्य क्या होता है? ईंटों से बना हुआ शहर, है ना, या ईंटों से बनी हुई जो शहर की भूमि है उसको हम सिमार कहते हैं। तो इसका जिक्र किया गया था किसमें? ओल्ड टेस्टामेंट में, है ना। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि भाई यूरोप के जो विद्वान हैं मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई उनके जो पूर्वज थे ना वो मेसोपोटामिया से ही मतलब उनका विकास हुआ, कहीं ना कहीं वहीं पे उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो अलग अलग जगह पे चले गए। तो ये भी एक अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट इसमें बता सकते हैं, चाहे तो आप इसको 3 पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं अगर 8 नंबर की बात करूँ, 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर हम 3 नंबर की बात करें 3 नंबर में भी आ सकता है कि दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है ना। मतलब इस दुनिया को मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या दिया है। इस क्वेश्चन को आप भाई बहुत अच्छे से समझे, बार बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो
पहला पॉइंट हम बताएंगे कि भाई देखो वहाँ के जो लोग हैं ना, मेसोपोटामिया के लोगों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जैसे कि कला, गणना और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें दिए हैं। ठीक है, तो 800 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, वहाँ से कुछ पट्टिका मिली है जिसपे गुना, भाग, चक्रवर्ती ब्याज, वर्गमूल, है ना, इन सब की सूचियाँ बनी हुई मिली है, जिससे समझ में आता है कि गणित के बहुत सारे सिद्धांत यहीं के लोगों द्वारा दिए गए थे, है ना। इसके अलावा ये अंतरिक्ष का भी अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। और इसके अलावा मैं बता दूँ, चंद्रमा और सूर्य की परिक्रमा के अकॉर्डिंग, पृथ्वी के परिक्रमा के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, पूरे मतलब जो सूर्य का परिक्रमा जिस तरीके से पृथ्वी करता है, या फिर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार उन्होंने क्या किया था, पूरे साल को 12 महीनों में, है ना, और एक महीने को 4 हफ्तों में विभाजित कर दिया था, एक दिन को 24 घंटों में विभाजित किया था, एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया था। तो ये काम भी कहाँ के लोगों ने किया है, मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना, इसका भी अच्छा खासा उनको नॉलेज था, और वर्ष और माह और दिन का उन्होंने क्या रखा था, अच्छा खासा अनुमान लगा रखा था। ठीक है, इसके अलावा शहरीकरण के विकास की बात करें तो भाई सबसे पहले जो शहरों का विकास शुरू हुआ वो मेसोपोटामिया से शुरू हुआ, वहीं पे सबसे पहले नगर विकसित होने स्टार्ट हुए। इसके अलावा रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर रखते हुए गणना करते थे, मतलब कि अंतरिक्ष का भी इनको अच्छा खासा नॉलेज था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब चीज़ों के बारे में भी अनुमान लगा लेते थे। इसके अलावा लेखन कला की शुरुआत भी सबसे पहले यहीं से हुई थी, लिखने की कला का विकास भी सबसे पहले यहीं से होता है। इसके अलावा व्यापार की शुरुआत भी यहीं से माना जाता है। 8वां पॉइंट व्यापार के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषता क्या थी। तो देखिए, मेसोपोटामिया अभी इस समय किस राज्य का एक तरीके से भूभाग है, इराक का, है ना, इराक गणराज्य का हिस्सा है, इराक देश का हिस्सा है। और अगर इसके हम पूर्वी भाग की बात करें, ठीक है, वैसे पूर्वी भाग नहीं आना चाहिए था, पूर्वोत्तर भाग आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लेना, पूर्वोत्तर भाग। सबसे पहले हम पूर्वोत्तर भाग की बात करेंगे, जो कि मतलब पूरब में भी होगा और उत्तर में भी होगा, उसको हम पूर्वोत्तर भाग बोलेंगे। तो पूर्वोत्तर भाग जो था वो हरे भरे और ऊंचे नीचे घास के मैदानों से घिरा हुआ था, और पूरा मतलब एरिया जो था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस तरीके से आप वहाँ के भूगोल के बारे में बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे स्वच्छ झरने और जंगली फूल थे। ठीक है, और अच्छी फसल के लिए यहाँ पे पर्याप्त वर्षा भी हो जाती थी। और सबसे पहले जो मेसोपोटामिया के जिस भाग में खेती की शुरुआत हुई थी वो पूर्वोत्तर भाग ही था, और यहाँ पे 700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये तो पूर्वोत्तर भाग की बात हो गई। अब हम उत्तरी भाग की बात कर लेते हैं। तो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग था वो स्टेपिस घास के मैदानों से घिरा हुआ था, है ना। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग पशुपालन करते थे, जो कि आजीविका का एक बढ़िया साधन भी था, क्योंकि पशुपालन करना आसान था, चारे बहुत ज़्यादा थे, चारागाह की कोई कमी नहीं होती थी यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादातर पशुपालन करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप दक्षिणी भाग की बात करेंगे। जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सबसे पहले जो लेखन कला और नगरों का जो विकास हुआ था वो दक्षिणी भाग में ही हुआ था। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि दजला और फरात नदी यहाँ पे अपने साथ क्या लेकर आती थी, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गया एरिया, और साथ ही साथ उनकी जलधाराओं से खेतों की सिंचाई भी हो जाती थी, तो खेती बहुत अच्छी होती थी, है ना। और नदियों में मछलियों को भी आप पकड़ सकते थे। इसके अलावा जो गर्मी में खजूर थे वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फल देते थे, तो इससे भी उनका गुजर बसर हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेसोपोटामिया के भूगोल में ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको रहने देते हैं, शहरीकरण का महत्व वाले पॉइंट्स को हम रहने देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेसोपोटामिया में माल को लाने ले जाने के साधनों का उल्लेख कीजिए। या फिर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऐसे आ सकता है कि मेसोपोटामिया के व्यापार का वर्णन कीजिए, या फिर मेसोपोटामिया की आयात और निर्यात। ठीक है, आयात और निर्यात का वर्णन कीजिए। आयात का मतलब होता है जब कोई सामान हम मतलब दूसरे देश से मंगाते हैं, कोई सामान हमारे देश में दूसरे देश से आता है तो आयात। निर्यात यानी कि हम जब किसी सामान को दूसरे देश को देते हैं तो निर्यात होता है। तो मेसोपोटामिया के आयात निर्यात को इसमें हम समझने वाले हैं। देखिए, मेसोपोटामिया जो था ना वो खाद्य संसाधनों के मामले में काफ़ी समृद्ध था, लेकिन वहाँ पे खनिज संसाधनों का अभाव था। मतलब खाने पीने की चीज़ों की ना कोई कमी नहीं थी मेसोपोटामिया में, क्योंकि खेती बहुत अच्छी हो रही है ना भैया, है ना। लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव है, जैसे कि दक्षिण के अधिकांश भाग में
औजार व मोहरे बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, भाई पत्थर नहीं थे। मेसोपोटामिया में आभूषण बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं था, है ना। मेसोपोटामिया के लोग तुर्की, ईरान जैसे देशों से खनिज पदार्थ मंगवाते थे और उनके बदले उनको खेतों से पर्याप्त जो फसल है वो निर्यात करते थे। मतलब खनिज संसाधन वहाँ से मंगाया, तुर्की है ना, ईरान है या खाड़ी पार के और दूसरे देश थे, वहाँ से सामान मंगाते थे, खनिज संसाधन मंगाते थे और बदले में खाने पीने की चीज़ें उनको निर्यात करते थे। अब देखो, व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि बैलगाड़ी जो था वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता था, है ना। सबसे पहले आपको बैलगाड़ी की व्यवस्था करनी होगी, पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत होगी, है ना, तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा महंगा साधन था, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते थे, जल मार्ग का इस्तेमाल करते थे। आयात निर्यात के लिए जल परिवहन जो था वो एक सस्ता साधन था। नदियों की धाराओं तथा हवा के वेग से अपने आप नाव चलता रहता था, तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते थे। और उस समय क्या था, फरात नदी जो था वो विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था और ज़्यादातर व्यापार इसी के माध्यम से होता था, है ना। तो ये आप मेसोपोटामिया के आयात निर्यात यानी कि व्यापार में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि लेखन कला मानव सभ्यता के विकास में किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप देखो 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है भाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि भाई मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, और आपको ये भी बताना है कि मानव सभ्यता के विकास में किस तरीके से इसने योगदान दिया है लेखन कला ने। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें है। चलिए सबसे पहले हम लेखन कला के विकास को समझते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास आखिर कैसे हुआ। देखिए, तो मेसोपोटामिया में सबसे पहली जो पट्टिका पाई गई थी ना, वो 3200 ईसा पूर्व की मानी जाती है, जिसपे बहुत सारे चिन्ह थे, बैलों की, मछलियाँ, रोटी, है ना। लगभग 5000 सूचियाँ इस पर मिली है, जो कि हमारी जो पुरानी पट्टिका मिली है 3200 ईसा पूर्व की, उन पट्टिकाओं पर सारे चिन्ह बने हुए मिले हैं, है ना। अब लेखन कला का विकास, हिसाब किताब का जो स्थायी रूप से रखना था, हिसाब किताब को जो भी लेन देन होता था उसका हिसाब रखने के लिए लेखन कला की ज़रूरत पड़ी होगी। और मेसोपोटामिया के लोग जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन कार्य करते थे। वो, अब मैं बता देता हूँ कैसे बनाते थे। वो पहले क्या करते थे, चिकनी मिट्टी को बिल्कुल आटे की तरह गूंथ कर उसको थाप कर एक ऐसा आकार दे देते थे ना, जिससे कि उसको आसानी से हाथ में पकड़ा जा सकता था, है ना। जैसे कि बचपन में स्लेट का इस्तेमाल करते थे हम लोग लिखने के लिए, तो इसी तरीके से पट्टिकाएं होती थी। पट्टिका को बनाया और उसको उसको सूखने से पहले किलाकार अक्षर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किलाकार अक्षर का इस्तेमाल करके उस पर क्या कर दिया, उन्होंने लेखन कार्य कर लिया। उस पर जो भी उनको लिखना था वो लिख दिया और उसके बाद उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया। ठीक है, अब एक बार धूप में सूख जाएगा तो जो शब्द है ना वो परमानेंट उस पर उत्कीर्ण हो चुका है, एक तरीके से लिखा जा चुका है। तो इस वजह से क्या होता था कि हर एक छोटे से छोटे नए हिसाब के लिए भी ना एक नई पट्टिका बनानी होती थी। ठीक है, एक बार एक पट्टिका पे लेखन कार्य हो गया तो दोबारा उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसको सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता था। तो छोटे से छोटे हिसाब के लिए भी एक नई पट्टिका बनानी होती थी। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, लेखन कला का इस्तेमाल शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि का हस्तांतरण जो ट्रांसफर होता था उसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए किया जाने लग गया। तो इसीलिए तो हम मानव सभ्यता के बारे में, मानव इतिहास के बारे में जान पाए, राजाओं के बारे में जान पाए। अगर लेखन कला का विकास नहीं होता तो लिखित रूप में हमारे पास कुछ भी इतिहास के बारे में मौजूद नहीं होता, है ना। तो आगे क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि केवल तभी संभव हो पाया जब लेखन कला का विकास हुआ, अन्यथा इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां संभव ना हो पाती। लेखन कला के विकास के कारण ही इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी संभव हो पाई है। मतलब कि लेखन कला के कारण ही हम इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इस पे लिखने थे। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में साक्षरता की स्थिति कैसी थी। देखिए, मेसोपोटामिया में अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं, मतलब साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कैसी थी, तो भाई पढ़े लिखे लोग ना भाई बहुत ही कम थे, साक्षरता दर बहुत कम थी। इसके पीछे का मेन कारण ये था कि वहाँ की जो लिपि थी ना, लिपि यानी कि लिखने का जो माध्यम होता है, जैसे कि हम ABCD लिखते हैं तो वो रोमन होता है आपका, है ना। इसके अलावा वर्णमाला होता है, जैसे कि हम हिंदी में वर्णमाला की बात करें तो स्वर और व्यंजन होता है। तो इस तरीके से लिपि होता है, तो लिपि में चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी उसमें, है ना, मेसोपोटामिया
की लिपि में, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही पेचीदा भी था ये, जो कि आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के बस की बात ही नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मेसोपोटामिया में आरंभिक मंदिरों का स्वरूप कैसा था। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आरंभ में मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण कैसे होता था। ठीक है, चलिए पॉइंट्स को पढ़ता हूँ। मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता क्या थी। तो मंदिर जो होते तो छोटा सा देवालय होते थे, है ना, जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। जो देवालय था यानी कि जो देवताओं का घर था, है ना, उसको कच्ची ईंटों से बनाया गया था। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल थे, जैसे कि उर यानी कि चंद्र देवता। दूसरी अगर हम एक देवी है जिनका नाम है इन्नाना। ठीक है, इन्नाना जो कि युद्ध और प्रेम की देवी थी। उर जो थे वो चंद्रदेव थे और इन्नाना युद्ध और प्रेम की देवी थी। तो मंदिर जो थे वो ईंटों से बनाए गए थे, ये बात हम ऊपर ही समझ चुके हैं। समय के साथ इसका विस्तार होने लगा, है ना। उनके उसमें खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे भी बनाए जाने लगे। कुछ मंदिर सामान्यतः घर जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी क्या होता है, किसी न किसी देवी देवता का घर ही होता है, इसीलिए मंदिर को घर की तरह ही बताया गया है। लोग मंदिर में देवी देवताओं को अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो अर्पण करते थे, मतलब भेंट के रूप में चढ़ाते थे, जैसे कि मछली, अंडे, अन्न, दही, इन सब चीज़ों को देवी देवताओं को अर्पण करते थे। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि के संकट में आने के कारणों का उल्लेख कीजिए। अब क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि मेसोपोटामिया में जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की कृषि संकट से घिर जाती थी, संकट का सामना करना पड़ता था कृषि को। इसके पीछे क्या कारण थे, कारणों को आपको समझाना है। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और मेरे को मालूम है कि जब तक मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है भाई ज़रूर करें। मेहनत बहुत लगता है, पसीने में गीले होकर वीडियो बना रहा हूँ, AC लगा नहीं है घर में, इतना अमीर हूँ नहीं मैं, और पंखा बंद करके बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि अगर पंखा चला दूंगा ना आवाज़ बिल्कुल भी मतलब क्लियर नहीं पहुँच पाएगा तुम लोगों तक। तो इसलिए पंखा बंद करके गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। तो यार आप लोग अगर रोशन भैया की इज्जत करते हो तो कम से कम लाइक कर दो यार वीडियो को, और शेयर ज़रूर कर देना अपने। कम से कम हर एक स्टूडेंट से भाई रिक्वेस्ट है कि अपने 4 दोस्तों को ज़रूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होता था कि कई बार क्या होता था, फरात नदी जो है, पहला पॉइंट लिखा है कि कई बार फरात नदी अपनी जलधाराओं के साथ ना बहुत ज़्यादा पानी ले आता था। ठीक है, जिसकी वजह से जो किसानों के जो खेत होते थे ना भाई वो डूब जाते थे। ठीक है, किसानों के खेत क्या हो गए, डूब गए, है ना। कभी कभी इन जलधारा, ये जो फरात नदी या जो दजला नदी है वो अपनी जलधारा की जो मतलब जलधारा का जो रुख था ना उसको बदल लेती थी, अपने जलधाराओं को बदल लेती थी, जिसकी वजह से नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। मान लो कि अभी नदी जो है ऐसे सीधी बह रही है और किसानों का जो खेत है इधर किसानों का खेत है ना, लेकिन अब क्या हुआ, इसने अपना जलधारा बदल लिया, इधर की बजाय ना इधर को बहना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, नीचे वाले किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा और उनका फसल जो है वो सूख जाएगा। इसके अलावा कुछ मानव निर्मित समस्याएं भी थी। ये तो प्राकृतिक समस्या हो गई। कुछ मानव निर्मित समस्याएं भी थी, जैसे कि ऊपर के जो लोग होते थे ना, नदी के ऊपर के लोग, वो क्या करते थे, नदी के अंदर ना गाद जमा देते थे, मतलब गंदगी जमा दिया, जैसे कि पानी का बहाव ऊपर ही रुक जाता था, नीचे पानी नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, इसके अलावा कई बार एक मिनट इसके अलावा एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि कई बार क्या होता था कि ऊपर के जो लोग थे वो अपने खेतों में कई बार बहुत ज़्यादा पानी यूज में ला लेते थे, मतलब बहुत ज़्यादा पानी को यूज में ला लिया, जिस वजह से भी नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में हम अपने दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो यमुना नदी के जल बंटवारे को मतलब जल का जो बहाव है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती है। जैसे कि मतलब बहाव को उधर हरियाणा में ही रोक लिया जाता है या पानी को उधर ही रोक लिया जाता है, जिस वजह से दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पाता है ना। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। यही चीज़ आप सेम टू सेम मेसोपोटामिया वाले पॉइंट्स में भी बता देंगे। 4 पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, सीधा हम उड़नगर की बात कर लेते हैं। देखो उड़नगर वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
8 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में तो भाई पूरे पूरे चांस रहते हैं आने के, 8 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि और नगर की नगर व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि और नगर में ना नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भैया। तो चलिए अब हम पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और नगर की विशेषता को हम समझते हैं। देखो, और नगर वैसे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। नगर नियोजन पद्धति का वहां पे क्या था, अभाव था। मतलब कि नगरों को ना नियोजित ढंग से नहीं बसाया गया था, ठीक है, क्योंकि गलियां जो थी वो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार और बहुत ज़्यादा पतली गलियां थी, तथा घरों का आकार भी एक जैसा नहीं था। यानी कि नगर नियोजन पद्धति का वहाँ पे अभाव था। गलियां काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी, पतली गलियां थी, जिस वजह से जो पहिएदार वाहन होते थे ना वो नगरों तक नहीं पहुंच सकते थे, घरों तक नहीं पहुंच सकते थे। तो इस वजह से लोग अपना सामान वगैरह जो है ना वो अपने कंधे पे लाद के ले जाते थे, या फिर ऊँट है, गधे हैं, उस पर लाद के अपने घरों तक सामान को ले जाते थे। इसके अलावा जल निकासी की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जल निकासी घरों के भीतर आंगन में होता था, ठीक है, ताकि बाहर गलियों में पानी का कीचड़ न जम सके। तो नालियों को आंगन की तरफ बनाया गया था। उसके बाद एक हौज भी बनाया गया था, उस हौज में सारा पानी इकट्ठा करते थे वो। दरवाजे का निर्माण देखो, और नगर में कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजों से होकर आती थी, और जो आंगन में खुलता था। मतलब फ्रंट साइड पे गेट नहीं खुल रहा है, आंगन के तरफ इनका गेट खुल रहा है। इसका मेन रीजन ये था कि वो घर के गोपनीयता को बनाए रखना चाहते थे। अगर मतलब बाहर की तरफ जैसे गली के तरफ अगर वो गेट बनाते हैं तो भाई कोई भी आएगा ताक झाक करेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, आंगन में गेट बनवा दिए ताकि घर में जो गोपनीयता है वो बनी रहे, घर की बातें घर में रहे, दूसरों को पता ना चले। समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अंधविश्वास। भाई घरों को लेकर ना, घरों के निर्माण को लेकर ना कई प्रकार की अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ था। जैसे कि अगर घर का दहलीज अगर ज़्यादा ऊपर उठा होगा ना तो धन दौलत का बरसात होगा, है ना। सामने का अगर दरवाज़ा किसी दूसरे के घर की तरफ नहीं खुलेगा तो सौभाग्य प्रदान करेगा। ये भी चीज़, मतलब मेन गेट जो है दूसरे के घर के सामने नहीं खुलेगा ना तो ये भी सौभाग्य की बात है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा कब्रिस्तान वाला पॉइंट आप बताएंगे। भाई कब्रिस्तान देखो, और नगर में एक कब्रिस्तान भी बना हुआ था जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने क्या किया था, अपने घर के नीचे ही, फर्श के नीचे ही मृतकों को दफना दिया था। खुदाई के दौरान बहुत सारे कब्र प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, ठीक है। खानाबदोश पशु चारक, जिनको हम गड़ड़िए भी बोलते हैं, ये घुमक्कर होते हैं, अपने पशुओं के चारे की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं। तो ये शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते थे, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता था भाई, किसान तथा गड़ेड़ी होते थे उनके बीच में झगड़े हो जाते थे। अब झगड़े होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, मैं नीचे पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। कई बार ये गड़ेड़िए अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए ना किसानों के खेतों से लेके जाते थे, जिससे कि किसानों का फसल खराब हो जाता था, किसानों की फसल को हानि पहुँचता था। ये गड़ेड़िए कई बार किसानों के गाँव पर हमला कर देते थे और उनका सामान लूट के भाग जाते थे। कई बार बस्ती में रहने वाले लोग भी इनका रास्ता रोक लेते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता था, है ना, लड़ाई होती थी। और कहीं भी अगर संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रहा है तो वो सही नहीं है, शहरी जीवन के लिए वो खतरा था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन मारी नगर के बारे में, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। देखिए मारी नगर इतना क्यों समृद्ध था, तो मतलब मेसोपोटामिया का जो सबसे फेमस और सबसे समृद्ध नगर था वो मारी नगर था। मारी नगर व्यापार के कारण समृद्धशाली शहरी केंद्र हुआ था, है ना। यहाँ से लकड़ी, तांबा नाव के द्वारा फरात नदी के रास्ते यहाँ पे आता था, दक्षिण से और तुर्की, सीरिया से लाए जाते थे। यहाँ पे बहुत सारे सामान आते थे यहाँ पे, ठीक है। मारी नगर के अधिकारी लदे हुए माल की जांच करते थे, जो भी नाव पे जो भी माल एक तरीके से लदा हुआ है उसकी जांच करते थे और उसका 10% प्रभार यानी कि शुल्क वसूलते थे। और इस प्रकार मारी नगर व्यापार के रूप में समृद्ध हो गया, क्योंकि टैक्स जो मिलता था उससे काफ़ी ज़्यादा इसको इनकम की प्राप्ति होती थी इस नगर को, है ना। तो फरात नदी के किनारे स्थित था, व्यापार होता था, उससे शुल्क मिलता था, उसी की वजह से मारी नगर काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला
क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है ना। रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो पहला स्रोत है पाठ्य सामग्री। ठीक है, पाठ्य सामग्री जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा, यानी कि पुराने समय में व्यक्तियों ने जो उस समय का इतिहास लिखा होगा, पत्र लिखा होगा, कोई व्याख्यान लिखा होगा, है ना, या फिर कानून, प्रवचन या कानून वगैरह लिखे होंगे, उन सब चीज़ों को हम पाठ्य सामग्री में शामिल करते हैं और इससे भी हम रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दस्तावेज, है ना, लिखित दस्तावेज खास करके, जिसमें अभिलेख हो सकते हैं, पत्थरों पे या शिलालेख पे लिखे हैं, या फिर पांडुलिपियाँ हो सकती है। ठीक है, खास करके जो पेपायरस के पत्तों पे लिखी जो पांडुलिपियाँ थी, उससे हमें जानकारी मिल जाता है रोमन साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा भौतिक अवशेष, जो कि आपको ज़मीन के नीचे से जो भी कुछ मिलेगा वो सब भौतिक अवशेष में आ जाता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, सिक्के हैं, इमारतें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमें भौतिक अवशेष में इसको हम शामिल करते हैं और इससे भी हम रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो 3 स्रोत है, पाठ्य सामग्री, लिखित दस्तावेज और भौतिक अवशेष। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, रोमन साम्राज्य को हम कुल मिला के 2 चरणों में बांटते हैं, एक है पूर्ववर्ती और एक है परवर्ती। पूर्ववर्ती परवर्ती काल में क्या अंतर है, देखिए पूर्ववर्ती जो है वो 3री सदी से पहले का समय काल है ना, और दूसरा अगर हम परवर्ती की बात करें तो परवर्ती जो है वो 3री सदी के बाद का समय काल है। बीच में 3री सदी का संकट आ जाता है। तो 3री सदी से पहले वाला पूर्ववर्ती, 3री सदी के बाद वाला परवर्ती समय काल कहलाता है। बस इसमें इतना ही आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, सीधा प्रिंसिपेट की बात कर लेते हैं। भैया प्रिंसिपेट क्या था, तो देखो ऑगस्टस ने क्या किया था, 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपेट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। अब खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य को चलाने में 3 खिलाड़ियों का योगदान था, जिसमें सबसे पहले सम्राट, उसके बाद सेनेट, उसके बाद सेना। थोड़ा थोड़ा आप सम्राट के बारे में बता सकते हो, सेनेट के बारे में बता सकते हो कि भाई जो सेनेट था वो रोमन साम्राज्य का एक धनी वर्ग था। गणतंत्र जो था, रोमन साम्राज्य जब रिपब्लिक था 509 से 27 ईसा पूर्व में, तब सेनेट ही सत्ता में था। लेकिन सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में तख्ता पलट करके इनको सत्ता से हटा दिया था, है ना। सेना की बात करें तो रोमन साम्राज्य की सेना का एक विशेष योगदान था रोमन साम्राज्य को मजबूत बनाने में। रोमन सेना के बारे में नीचे बता रखा है, तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स आप लिख के सेना के बारे में आप बता सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, रोमन सेना की क्या विशेषता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भाई। रोमन सेना की अगर हम विशेषता की बात करें तो रोमन साम्राज्य की जो सेना थी एक व्यावसायिक सेना थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को क्या मिलता था भैया, वेतन मिलता था, पैसे मिलता था। सेना में 25 वर्ष तक कार्य करना होता था। सेना साम्राज्य की सबसे बड़ी एकल निकाय थी, मतलब एक संगठन टाइप कह सकते हैं, जिसमें 6 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। रोमन सेना के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी, यानी कि रोमन सम्राट का क्या भाग्य होगा, क्या किस्मत होगा, सेना पर निर्भर करता था। सेना अगर पावरफुल है तो भाई राजा भी पावरफुल बनेगा, सेना कमज़ोर राजा भी युद्ध में हारेगा, मरेगा वो, है ना। रोमन सेना जो सेनेट थे, सेनेट सेना से घृणा करते थे, क्योंकि सेना अक्सर हिंसा करती रहती थी, है ना। अच्छी सेवा शर्तों के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए लगातार वो क्या करते रहते थे, हिंसा को अपनाते थे। इस वजह से सेनेट सेना से घृणा करती थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए। रोमन साम्राज्य के 3री शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। भाई बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये बहुत बार। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के लिए 3री सदी का संकट क्या था। मैंने आपको पहले बोला कि जो पूर्ववर्ती परवर्ती काल के बीच का जो गैप था वो 3री सदी का समय काल था, और 3री सदी जो था वो संकटों से घिरा हुआ था। तो इसको हम कैसे समझाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरे नंबर आपके आने चाहिए। रोमन साम्राज्य के लिए 1ली और 2री सदी क्या था, शांति, समृद्धि और विकास का समय काल था। भाई खूब डेवलपमेंट हो रहा था, अच्छे राजा, बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी सबकी। लेकिन 3री सदी जो था ना वो तनाव से भरा हुआ था भैया, तनाव से, मतलब संकटों से घिरा हुआ था, समझो। अब इसी समय क्या होता है, 3री सदी की हम बात करें, लगभग 225 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, तो ईरान में एक बहुत ही आक्रमणकारी वंश का उदय हुआ, जिसका नाम था ससानी वंश का उदय होता है 225 ईस्वी में। अब ससानी वंश का एक शासक था जिसका नाम था शापुर प्रथम।
भैया ये दावा करता है कि इसने 60,000 रोमन सैनिकों को मार दिया, 60,000। और रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी जिसका नाम था एंटीओक, एंटीओक पे भी उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी समय कई जर्मनी मूल की जो जनजातियां हैं उन्होंने क्या किया, राइन और डैन्यूब नदी, क्योंकि रोमन साम्राज्य का मेन एरिया राइन और डैन्यूब नदी के पास ही था, तो राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, है ना, बहुत तेज़ी से बढ़े। इस वजह से रोमन वासियों को ना डैन्यूब नदी का जो हिस्सा था, डैन्यूब नदी के आगे का जो क्षेत्र था उसको छोड़ के भागना पड़ा वहाँ से। ठीक है, इसी समय रोमन सम्राट को उन लोगों से भी युद्ध करना पड़ा जिनको विदेशी बर्बर कहा जाता था भाई। विदेशी बर्बर जो बहुत ही आक्रमणकारी थे, मार काट में विश्वास करते थे सीधा, तो इनसे भी युद्ध करना पड़ा। अब इन सभी युद्धों की वजह से ना तीसरी सदी की अगर हम बात करें तो 47 वर्ष में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। समझ रहे हो, 25 सम्राट मारे गए, मतलब कुछ मारे गए, कुछ को सत्ता से हटाया गया 47 वर्ष में, जो कि बहुत ही मतलब संकटों से भरा हुआ समय काल माना जाता है। तो आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरी सदी जो था वो रोमन साम्राज्य के लिए संकटों से घिरा हुआ था, क्योंकि अनेक क्षेत्र में उसको संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारे सम्राट मारे गए, बहुत सारे नगर उजड़ गए। इस तरीके से आप निष्कर्ष भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। रोमन साम्राज्य के समाज के बारे में आपको बताना है भैया। अब 8 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। तो रोमन समाज की विशेषता में एकल परिवार का प्रचलन था भैया वहाँ पे, मतलब कि माता पिता और बच्चे को हम एकल परिवार में शामिल कर लेते हैं, तो एकल परिवार का प्रचलन था। परिवार में दास को शामिल किया जाता था। जब पुत्र वयस्क होता था, वयस्क पुत्र को परिवार में नहीं गिना जाता था, लेकिन दास को परिवार में गिनते थे, क्योंकि दास जो था हमेशा अपने मालिक के साथ ही रहता था। महिलाओं का संपत्ति पर पूरा अधिकार था। माता पिता के मरने के बाद महिलाएं जो थी वो अपने माता पिता के संपत्ति के स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। तलाक देना आसान था भाई। महिला पुरुष में से भी किसी ने भी बोल दिया कि भाई मेरे को तलाक चाहिए, इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ मेरे को नहीं रहना, तलाक हो गया। समझ रहे हो, तो तलाक देना बहुत आसान था। विवाह की आयु पुरुष जो थे 28 से लेके 32 साल की एज में शादी करते थे। जो लड़कियां थी वो 16 से लेके आपका 23 साल की एज में शादी करती थी ज़्यादातर, मतलब ये देखा जाता था। इसके अलावा विवाह का जो नियोजन था वो परिवार द्वारा होता था। अरेंज मैरिज ज़्यादा होता था वहाँ पे, लव मैरिज का सिस्टम वगैरह नहीं था, जैसे कि हमारे अभी इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। लव मैरिज लेके भाग जाते सीधा, है ना समझ रहे हो, घर वाले नहीं मानते तो सीधा लेके भाग जाओ, तो ये चीज़ चल रहा है। लेकिन वहाँ पे भाई ये था, रोमन साम्राज्य में ये था कि विवाह का जो आयोजन था वो परिवार के द्वारा होता था। स्त्रियों की पिटाई, भाई जो पति होते थे ना वो अपनी पत्नियों पर हावी रहते थे, डंडे से पीटा कर, ज़्यादा बोल रहा हूँ मतलब पिटाई होती थी स्त्रियों की। ठीक है, कई बार क्या होता था कि भाई जो मतलब स्त्रियाँ होती थी अपने चोट का निशान दिखाते हुए भी पाई गई थे। बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, सेंट ऑगस्टीन के बारे में बता रखा है। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ा होगा तो इस एग्जाम्पल को आप जानते होंगे, है ना, तो वो भी आप बता सकते हैं। बच्चों को मारना, भाई जो शिशु होते थे, अब तलाक दे के मान लो भाई बीवी चली गई, बच्चा है उसको भी छोड़ गई अपने पति के पास ही, अब पति क्या करेगा, उसको भी दूसरी शादी करनी है, उसको भी मौज मारना है, तो वो क्या करता था, अपने बच्चों को मरने के लिए ठंड में छोड़ देता था। यूरोप में पता ही तुम्हें ठंड कितना ज़्यादा रहता है यार, बच्चे की ठंड की वजह से मृत्यु हो जाती थी, है ना, तो ये गलत था यार, ये गलत कर रहा है भाई ये बच्चों के साथ। इसके अलावा काम चलाओ साक्षरता, है ना, इस मामले में यार देखो यूरोप को ना मैं गलत मानूंगा, वैसे हमारा इंडिया सही है। परिवार का सही में यार नियोजन अच्छे से होना चाहिए, खास करके अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो कम से कम आप उसको परवरिश सही दो, है ना, तो ये चीज़ भाई गलत है। काम चलाओ साक्षरता, भैया देखो हमारे रोमन साम्राज्य में काम चलाओ साक्षरता थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, मतलब इतने थे कि काम चल जाए बस, ज़्यादा विद्वान नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता थी भाई वहाँ पे, मतलब कि रोमन साम्राज्य में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग वहाँ पे निवास करते थे, बस खत्म। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो देखो रोमन साम्राज्य जो था वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत था, है ना। रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक ढांचा था इतना मजबूत था कि भाई क्या ही बोले, है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में बंदरगाह यानी कि पोत, ठीक है, समझो यहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं, बंदरगाह बहुत ज़्यादा संख्या में थी। इसके अलावा खदानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में थी। इसके अलावा कंटेनरों का प्रयोग होता था भाई, जैसे कि अगर हम शराब की बात करें, जैतून के तेल की बात करें, या फिर दूसरे तरल पदार्थ जो है उनकी ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होता था जिसको एम्फोरा कहा जाता था,
तो एम्फोरा एक प्रकार का कंटेनर होता था जिसमें सभी प्रकार के तरल पदार्थों को लाया ले जाया जाता था। इसके अलावा ड्रेसल 20 नाम का भी एक विशेष प्रकार का कंटेनर होता था जिसमें सिर्फ जैतून के तेल को लाया ले जाया जाता था। समझ रहे हो। इसके अलावा जल शक्ति का भी इस्तेमाल भाई करना जानते थे। वो जल शक्ति के माध्यम से बहुत सारे मशीनों को चला लेते थे। स्पेन के जो सोने और चांदी की जो खदानें हैं वहाँ से जल शक्ति के माध्यम से खदानों से सोने चांदी को निकालते थे। संगठित बैंकिंग व्यापारिक और बैंकिंग व्यवस्था मौजूद थी, है ना। एक व्यापारिक नियम वगैरह बनाए गए व्यापार के, बैंकिंग व्यवस्था अच्छी थी जिससे कि लोगों को पैसे उधार मिल जाता था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। समझ रहे हो। तो ये भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दास व्यवस्था के बारे में। ठीक है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो दास आप समझते हैं गुलाम बना के रखना किसी को। तो दासता की जो व्यवस्था थी वो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित थी। ऑगस्टस के समय काल में इटली की आबादी 75 लाख थी जिसमें से 30 लाख दास थे। दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था, मतलब पूंजी निवेश यानी कि पैसों के लिए खरीदना बेचना, ये सब चीज़ें होता था दासों के साथ। उच्च वर्ग के लोग दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। मारना पीटना तो आम बात है भाई, जो मर्जी कर लो दासों के साथ। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष उपाय किए गए थे। दासों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता था, है ना, ताकि यह मतलब एक तरीके से जानकारी रहे कि भाई कौन काम कर रहा है, कौन दास काम चोर है, ताकि मतलब छोटे छोटे समूह में बांट दिया। ठीक है, ये पता करने के लिए। दासों को नियंत्रित रखने के लिए उनको एक तरीके से गर्म लोहे की पट्टी से दागा जाता था, ताकि अगर दास भाग गए ना तो उनके शरीर पे निशान हो, निशान से पता लग जाए कि भाई कौन सा दास हमारा है, कौन दास मेरा है। इस तरीके से पता लगाने के लिए उनके शरीर पे निशान बना देते थे, दाग देते थे उनके शरीर को। दासों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पैरों में जंजीर बांधा जाता था, ताकि अगर दास भाग जाए ना, मतलब भाग ना पाए एक तरीके से, सॉरी, जंजीर में बांधने का मेन पर्पस यही था कि दास भागे ना। ठीक है, इसको रहने देते हैं। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर में कर लेते हैं भाई। परवर्ती पूरा काल से क्या अभिप्राय है। जो परवर्ती पूरा काल था रोमन साम्राज्य में, उससे क्या अभिप्राय है। इस काल में हुए सुधारों तथा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले परवर्ती पूरा काल के बारे में बताना है और इस समय जो भी सुधार हुए उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, परवर्ती पूरा काल रोमन साम्राज्य में 4वीं से लेकर 7वीं सदी का जो समय काल है उसको परवर्ती पूरा काल कहा जाता है। इसमें रोमन साम्राज्य का दोबारा से उद्भव, विकास और फिर आखिर में पतन हो जाता है। ठीक है, परवर्ती पूरा काल में। तो परवर्ती पूरा काल में सबसे पहले धार्मिक परिवर्तन की हम बात करें तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था और 7वीं सदी में इस्लाम का भी उद्भव देखने को मिलता है। तो धार्मिक परिवर्तन हो गया, लेकिन राज्य के ढांचे में बहुत सारे परिवर्तन इस समय किए गए थे। देखो, राज्य के ढांचे में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए उसने क्या किया, साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। ठीक है, साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवा दिए, प्रांतों का पुनर्गठन करवा दिया। समझ रहे, जो प्रांत है उसको दोबारा से गठित करवाया, सभी सीमाओं को दोबारा से तय करवाया। सैनिक और असैनिक कार्यों को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता दिया, जो उसके सेनापति थे उनको ज़्यादा अधिकार दिए ताकि उसके जो सेनापति है वो और अच्छे से काम कर सके। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था। अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की बात करें, मुद्रा प्रणाली में सुधार क्या किया कि सॉलिड नाम का एक नया सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। समझ रहे हो, शुद्ध सोने का। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक अलग राजधानी भी बनाई जिसका नाम था कुंस्तुंतुनिया। कुंस्तुंतुनिया को राजधानी बनाया। कुंस्तुंतुनिया जो है वो तीनों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ था। समझ रहे हो, बहुत ही सुंदर राजधानी था। अब इसके प्रभाव क्या रहे, देखो, शहरी संपदा और समृद्धि में वृद्धि आई। स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण करने की जो कला है। भोग विलास के साधनों में वृद्धि हुई, मतलब कि ऐशो आराम की जो चीज़ें थी वो लोगों को उपलब्ध हुआ। शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक संपन्न और शक्तिशाली हो गए। जो कुलीन यानी कि जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा संपन्न और ज़्यादा अमीर हो गए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन और मैं आपको समझाऊंगा, बस इसमें शॉर्ट में पॉइंट लिख दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से कि रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षणों की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको ऐसा कैसे लगता है कि रोमन जो समाज है वो आधुनिक है, मॉडर्न है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी के जैसा ही है। और उसकी अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी कौन सी चीज़ें आधुनिक आपको दिख रही है जो मॉडर्न हो, है ना।
तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताना है। जैसे कि रोमन समाज में भाई, रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट्स में यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है। बाकी समाज के बारे में जब बता रहा था तो वहाँ पे डिफाइंड भी कर रखा था, जैसे कि एकल परिवार का प्रचलन था, सांस्कृतिक विविधता थी वहाँ पे, है ना, तलाक देना बहुत ही आसान था, ठीक है, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार था। तो ये सारी चीज़ें उसको मॉडर्न बना रही है। विवाह की आयु के बारे में भी आप लिख सकते थे। इन सभी को स्पष्ट भी करना है, हेडिंग्स नहीं लिखना, बस आपको पॉइंट्स को डिफाइंड भी कर देना है। अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट में मजबूत आर्थिक ढांचा था, कंटेनरों का प्रयोग होता था, धन का व्यापक प्रचलन था वहाँ पे, जल शक्ति का प्रयोग होता था, बैंकिंग व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था अच्छी थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगोल कौन थे, उनके जनजीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपके यायावर साम्राज्य वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मंगोल कौन थे और उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हमें देना है। देखिए, मंगोल विभिन्न लोगों का एक जन समुदाय था, है ना। ये लोग, अगर हम पूर्वी दिशा की बात करें तो पूर्व में ये ततार, खितान और मंचू लोगों से संबंधित थे। पश्चिम में इनका संबंध भाषागत समानता होने की वजह से, जो भाषा की समानता है उसकी वजह से तुर्की कबीले से था, ठीक है। और कुछ मंगोल पशुपालक थे, कुछ शिकार संग्रहक थे, मतलब शिकार भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। जो पशुपालक थे वो भेड़ हो गया, बकरी है, ऊँट है, इन जानवरों को पालते थे। जो संग्रहक लोग थे, यानी कि जो शिकार संग्रहक थे, पशुपालकों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया के वनों में रहते थे। मतलब ये जो शिकारी संग्रहक थे वो साइबेरिया के वनों में रहा करते थे और वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब थे, ठीक है। वे अपना जीवन निर्वाह ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल से करते थे। मतलब जानवरों को पकड़ रहे हैं, उनके खाल को बेच के या फिर और चीज़ें करके अपना कमाई कर लेते हैं। मंगोल तंबुओं और जर में निवास करते थे। तंबू बना लिया कहीं भी, जर यानी कि पेड़ के नीचे रहना शुरू कर दिया, समझ रहे हो। गर्मियों में वे अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर जाते थे। जहाँ पे मतलब ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो वहाँ से जाहिर सी बात है दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा, तो जहाँ पे थोड़ा सा मौसम बढ़िया होता था वहाँ पे चले जाते थे। देखो, इसको भी कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। मंगोल कबीले की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। हम तो ऊपर तो भाई हमने मंगोल लोगों के बारे में बात किया कि मंगोल कौन थे, लेकिन यहाँ के कबीलों की विशेषता की बात कर लेते हैं। क्योंकि उस समय क्या था कि मंगोल के जो लोग थे वो कई प्रकार के कबीलों में बटे हुए थे, ठीक है। तो कबीलों की विशेषता की हम बात कर लेते हैं। देखो, मंगोल कबीले निर्जातीय और भाषाई संबंधों के कारण आपस में जुड़े हुए थे। मतलब निर्जातीय यानी कि जातीय संबंध की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। परंतु उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्ष वंशों में बटा हुआ था, है ना। पिता के वंश के अकॉर्डिंग ये कई भागों में डिवाइड हो रखे थे। धनी परिवार विशाल होते थे और इनका बोलबाला हर जगह होता था। उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था, इसलिए उनके अनेक अनुयायी होते थे। जाहिर सी बात है, जिनके पास साधन ज़्यादा है उनका दबदबा भाई होगा ही होगा, है ना। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदा जैसे कि भीषण शीत ऋतु के दौरान उनके द्वारा एकत्रित शिकार सामग्री तथा अन्य खाद्य भंडार समाप्त हो जाते थे। वर्षा न होने पर घास के मैदान भी सूख जाते थे, इसीलिए उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था, समझ लो। तो ये भटकते रहते थे, तो घुमक्कर थे, आपको पता है मंगोल कबीले के लोग। मंगोल कबीले में आपसी संघर्ष भी होता था। पशुधन प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते रहते थे। परिवार के समूह आक्रमण करने अथवा अपनी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली कुलों से मित्रता कर लेते थे और अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना लेते थे। जाहिर सी बात है भाई, अभी भी होता है ना, तुम पावरफुल लोगों से दोस्ती करते हो। जैसे दिल्ली के स्कूलों में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बंदे बनाते हैं, कॉल होता है तो भाई तुरंत अपने बंदों को कॉल करते हैं, लड़ाई हो जाती है तब, है ना। तो इस तरीके से वहाँ भी यही चीज़ होता था भाई, शक्तिशाली लोगों से संबंध बनाया जाता था। चलिए अब आ जाते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चंगेज खान कौन था, वह मंगोल का महानायक कैसे बना, ठीक है। तो देखो, चंगेज खान का जन्म की अगर हम बात करें तो भाई 1162 में इसका जन्म हुआ था मंगोलिया में ओनोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ओनोन नदी के किनारे इसका जन्म हुआ था। मैं पहले बता चुका हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर नजर आएगा ये, है ना। उसका आरंभिक नाम तेमुजीन था, उसके पिता का नाम एसुजेई था, है ना, जो कियात कबीले के मुखिया थे, कियात कबीले के सरदार थे। उनके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी जाती है। चंगेज खान के पिता को मार दिया जाता है अल्पायु में ही।
तो उनकी माता जो थी, जिनका नाम था ओलून ईके, उसने तेमुजीन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का पालन पोषण बहुत ही मुश्किलों से किया। 1170 का दशक 1170 के दशक में तेमुजीन को अपहरण करके दास बना लिया गया। उसकी पत्नी बोरटे को भी अपहरण कर लिया गया भाई। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए अनेक लड़ाइयाँ उसने लड़ी, है ना। विपत्ति के इस वर्ष में भी उसने क्या किया, मित्रता की, बहुत सारे दोस्त बनाए। जो बोगुरचू था उसका सबसे पहला मित्र था, सच्चा मित्र था, सदैव उसके साथ रहा। ठीक है। तेमुजीन का सगा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तो जमुका और बोगुरचू दोनों इसके मित्र थे। तेमुजीन ने अपने पिता के वृद्ध भाई तुगरिल उर्फ ओ खान के साथ पुराने रिश्ते को पुनः स्थापित किया। और ये जो था वो कैराइट लोगों का राजा था। जो ओ खान था वो कौन से कबीले का राजा था, मतलब किसका शासक था, कैराइट। ठीक है। अब चंगेज खान महानायक कैसे बना, हीरो कैसे बना, तो देखो तेमुजीन का सगा भाई जमुका बाद में उसका शत्रु बन गया, दुश्मन बन गया। 1180 से 90 के दशक में तेमुजीन ने ओ खान की सहायता से जमुका जैसे पावरफुल लोगों को हराया, है ना। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजीन का जो आत्मविश्वास था वो बढ़ गया। उसने अपने शत्रु के विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए। उसमें उसके पिता की हत्यारे शक्तिशाली जो तातार, कैराइट और स्वयं ओक खान शामिल थे। इन सब के खिलाफ उसने अभियान चलाया और सबको रगड़ डाला, मिटा डाला, समझ रहे हो। 1206 में उसने शक्तिशाली जमुका और नीमन लोगों को बुरी तरीके से पराजित कर डाला और अपने शत्रु पर विजय के बाद स्टेपिज क्षेत्र की राजनीति में उसका प्रभाव बढ़ गया। मतलब जो मंगोलिया का जो स्टेपिज क्षेत्र था वहाँ पे इसका प्रभाव का विस्तार हुआ। और इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदार अर्थात कुरिलताई की एक सभा में मान्यता दी गई। मतलब एक सभा बुलाई गई जिसको हम अक्सर कुरिलताई नाम दे देते हैं। तो उस सभा में सरदारों की जो सभा थी वहाँ पे उसको उपाधि दी गई, चंगेज खान, ठीक है, समुद्र खान, सार्वभौमिक शासक की उपाधि उसको दी गई और उसको महान खान बना दिया गया, समझ लो। तो इस तरीके से चंगेज खान की जीवनी के बारे में आप बता सकते थे। अब हम बात करते हैं, ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चंगेज खान के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारणों ने सहायता पहुंचाई। तो चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी, उसकी सेना की क्या विशेषता थी कि वो जहां भी जाता था हर युद्ध में जीत जाता था। तो देखो सबसे पहले तो भाई घुड़सवारी का अद्भुत कौशल था इसकी सेना के पास, जिस वजह से इसकी सेना बहुत ज़्यादा गतिशील हो गई, है ना, बहुत तेज़ी से काम करती थी। तो घुड़सवारी का बहुत बढ़िया अनुभव था। घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था भाई। मतलब घोड़े पर सवार हो गए और दुश्मनों को मारते थे खतरनाक तरीके से। और ये कौशल उनको पता है कब मिला था, जब वो जंगलों में शिकार करते थे ना, तो शिकार करते समय ही ये कौशल, ये अनुभव उनको प्राप्त हुआ। सैनिकों को अपने आसपास के भू क्षेत्र तथा मौसम की जानकारी थी। इस वजह से खराब मौसम में भी अपना युद्ध अभियान चलाए रखते थे, है ना। शीत ऋतु, बिल्कुल प्रचंड शीत ऋतु में भी इनके अभियान नहीं रुकते थे। और नगरों एवं शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों के रूप में यूज कर लेते थे, रास्ते के रूप में यूज कर लेते थे। यायावर लोग यूँ तो किलेबंद शिविर तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे। मतलब जो किलेबंद नगर है या किलेबंद कोई शहर है वहाँ तक पहुंचने में वो सक्षम नहीं थे। फिर भी उन्होंने घेराबंदी की नीति अपना रखी थी। घेराबंदी की नीति बहुत अच्छी थी, बहुत ही कुशल थी। मतलब अपने दुश्मनों को कैसे चारों तरफ से घेरना है ये बखूबी आता था चंगेज खान की सेना को। तो इसने भी उसकी सेना को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया। इसके अलावा इसके इंजीनियरों ने क्या कर लिया था, कुछ बमबारी के यंत्र भी बना लिए थे, समझ रहे हो। हलचल उपकरणों का निर्माण भी इसके इंजीनियरों ने कर लिया था, जिससे कि दुश्मनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। ठीक है, तो ये सब आप चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान की संचार प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी। संचार प्रणाली यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान। चंगेज खान ने एक जगह से दूसरे जगह पे सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक बहुत ही फुर्तीली संचार व्यवस्था को अपनाया था, जिसको हरकारा पद्धति कहा जाता है, जो कि दूर दराज के इलाकों को जोड़ता था। ठीक है, और निश्चित दूरी पर सैन्य चौकियां बनाई गई थी। उन चौकियों पर कुशल और शक्तिशाली जो घोड़े हैं और जो घुड़सवार है दोनों को तैनात कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि मान लो कि दिल्ली से अगर मेरे को पटना सूचना भेजना है तो बीच में बहुत सारे सैन्य चौकियां बना होगा, यहाँ से घुड़सवार होगा, भागना स्टार्ट करेगा,
है ना, हर 4 मील या 5 मील, 4 मील मतलब ज़्यादातर ही होता, 4 मील की दूरी पे एक सेंटर बना है। यहाँ से घुड़सवार भागना स्टार्ट करेगा, अगले सेंटर पे पहुँचेगा, पहुँचने से पहले अपने हाथ में जो भी सूचना है वो रखेगा और एक घंटी भी रखेगा, समझ रहे हो। तो उस मतलब 1 मिनट कॉल आ रहे हैं। हाँ जी, तो वो क्या करेगा, अगले सेंटर पे पहुंचने से पहले घंटी बजाएगा, अपने पास घंटी रखेगा, ताकि यहाँ जो घुड़सवार सैनिक जो तैनात है ना, वो भी पहले से तैयार रहे, है ना। और जैसे उसको सूचना मिले फिर वो भागना स्टार्ट करे। इस तरीके से मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर, दूसरे सेंटर से तीसरे सेंटर, इस तरीके से तेज़ी से सूचनाओं को पहुँचाया जाता था। ये घुड़सवार संदेशवाहक का काम करते थे, मतलब संदेश को ले जाने का काम करते थे। इस संचार पद्धति के संचालन के लिए मंगोल यायावर अपने घोड़े या अन्य पशुओं का 10वां भाग, मतलब 10 में से एक पशु कुबकुब कर के रूप में चंगेज खां को देते थे, कर टैक्स के रूप में, समझ रहे हो। कुबकुब क्या होता था, कुबकुर लिखा गया यहाँ पे, कुबकुब होता है, कुब, ठीक है। तो कुबकुब क्या था, एक प्रकार का टैक्स था, है ना, जो कि हर एक मंगोल के लोग जो थे, यायावर लोग थे, वो अपने पशुओं का 10वां भाग टैक्स के रूप में देते थे। यायावर लोग यह कर अपनी इच्छा से प्रदान करते थे, इसके बदले उनको बहुत सारे लाभ मिले। चंगेज खां की मृत्यु के बाद इस हरकारा पद्धति में भी और ज़्यादा सुधार किया गया। इस पद्धति में महान खान को अपने विस्तृत साम्राज्य के सुदूर स्थानों पर होने वाली घटनाओं पर निगरानी रखने में सहायता मिली, मतलब दूर दूर के केंद्रों पर आसानी से इस संचार व्यवस्था से निगरानी रखी जा सकती थी। उसके बाद मंगोल साम्राज्य को चंगेज खां की क्या देन है ना, मंगोल साम्राज्य को चंगेज खां ने क्या दिया है। वैसे तो देखो, चंगेज खां को एक हत्यारा, एक लुटेरा कहा जाता है, जिसने अनेक नगरों को लूट लिया, अनेक नगरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन मंगोल के लोगों के लिए वो एक महानायक था, महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया था भाई, इधर उधर भटकते रहते थे, जीवन का कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। एक उद्देश्य किसने दिखाया उनको, चंगेज खान ने उनको संगठित किया। लंबे समय से जो कबीलाई लड़ाई चली आ रही थी, वहाँ के कबीले के लोग आपस में लड़ते रहते थे, कटते रहते थे, मरते रहते थे, भाई उनको एक कर दिया, चीनियों के शोषण से मुक्त करा दिया। भाई चीनी लोग इनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, उससे मुक्त कराया। एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। इसका जो साम्राज्य था कई महाद्वीपों में फैला हुआ था। व्यापार मार्गों और बाजार को नया जीवन दिया, अनेक व्यापारिक मार्गों का पुनर्निर्माण करवाया, बाजारों का भी पुनर्निर्माण करवाया, और इससे मंगोल जो थे और ज़्यादा समृद्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की अलोकप्रियता के 3 कारण बताइए। भाई लोग चंगेज खान को क्यों नापसंद करते हैं? तो सिंपल आंसर भाई, इसने अनेक नगरों को लूट लिया, नगरों को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, चंगेज खां एक लुटेरे के साथ साथ एक हत्यारा भी था। वो जहाँ गया वहाँ पे स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको मार दिया। निसापुर का जो हमला था, वहाँ पे आपको पता है कि उसने निसापुर के घेरे के समय उसने ये आदेश दिया था कि वहाँ पे ऐसे हल चलाया जाए कि इंसान तो इंसान, कुत्ते बिल्ली भी ना भाई बच सके, सबको मार दो। उसने अपने कबीले पर तलवार के बल पर शासन किया, मतलब तलवार के दम पे सबको नियंत्रण में रखता था वो। उसके बाद एक क्वेश्चन है, 4 उलूस का गठन किस प्रकार हुआ, उस उलूस के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो 4 उलूस की अगर मैं बात करूँ तो चंगेज खां ने क्या किया, अपने मृत्यु के मतलब चंगेज खां जो था उसने क्या किया, अपने शासन के बाद अपने 4 पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी सौंपा था। एक तरीके से सत्ता का बंटवारा कहीं ना कहीं 4 पुत्रों में कर दिया था। इससे 4 उलूस का गठन हुआ। उलूस का मतलब होता है सीमा, एक सीमा दे दिया, एक क्षेत्र दे दिया अपने चारों पुत्रों को। ठीक है, जहाँ पे उनको शासन चलाना था, जहाँ से उनको शासन करना था। 4 उलूस में चारों पुत्रों की अगर हम बात करें तो चंगेज खां का जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था जोची, उसको रूस का स्टेपी क्षेत्र प्राप्त हुआ था, परंतु इसकी जो क्षेत्र की जो सीमा थी वो काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, है ना। रूस का स्टेपी क्षेत्र इसको प्राप्त हुआ था। उसके दूसरे पुत्र की अगर हम बात करें जिसका नाम था चगताई, तो चगताई को, इसके अगर हम दूसरे पुत्र की बात करें जिसका नाम है चगताई, चगताई को स्टेपी क्षेत्र मतलब तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र था और पामीर का जो पहाड़ी क्षेत्र था, तो पामीर का जो पर्वत का जो उत्तरी क्षेत्र था वो मिला था। ठीक है, और उसका जो ये क्षेत्र था उसके भाई के प्रदेश के साथ ही लगता था। ठीक है,
अगर हम इसके तीसरे पुत्र की बात करें जिसका नाम था ओगुदेई, तो ओगुदेई जो था उसका उत्तराधिकारी था और उसको महान खान की उपाधि दी गई थी। ओगुदेई ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में स्थापित की थी। एक नंबर में के लिए आ सकता है कि भाई चंगेज खान की किस पुत्र ने काराकोरम में राजधानी स्थापित की थी, तो ओगुदेई। ठीक है, तो जोची का हो गया। ठीक है, इसके अलावा चगताई हो गया, ओगुदेई हो गया, एक लास्ट रह गया जो सबसे छोटा पुत्र था तोलोए। तोलोए को अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त हुई थी। तो चंगेज खां का विचार क्या था भाई? चंगेज खां ये चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके सभी पुत्र मिलकर साम्राज्य को संभाले। ठीक है, इसलिए उसने अपने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैनिक टुकड़ियाँ यानी कि तमा, जिसको सैनिक टुकड़ी को तमा बोला जाता था, वो निर्धारित कर दिया था। ये सैनिक टुकड़ियाँ प्रत्येक उलूस में तैनात थी, मतलब चारों पुत्रों की जो साम्राज्य है उसमें तैनात रहती थी। राज्य में परिवार के सदस्यों की भागीदारी का आभास सरदारों की परिषद में होता था। तो सरदारों का परिषद आपको पता है जिसको बुलाया जाता था, उसको हम क्या बोलते हैं? कुरिलताई। वहाँ पे ज़्यादातर फैसले वहीं पे होते थे। ठीक है, तो ये 4 उलिस के बारे में हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई भाई? चीन की महान दीवार बनाने के पीछे का क्या कारण था? तो आपको पता है कि ये यायावर कबीले के लोग बार बार चाइना पर हमला करते थे, उनके नगरों को लूट के भाग जाते थे। तो इसलिए क्या हुआ, चाइना के जो शासक थे उन्होंने 800 लगभग 800 ईसा पूर्व से ही वहाँ पे घेराबंदी करवाना स्टार्ट कर दिया था और लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास ये घेराबंदी को एकत्रित करके एक चीन की महान दीवार के रूप में बदल दिया गया। और इसको बनवाने का मेन पर्पस था यायावर कबीलों के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान सिंध नदी से मंगोलिया वापस लौटना चाहता था परंतु उसे अपने विचार क्यों बदलने पड़े? मतलब कहने का यह है कि वो भारत आना चाहता था लेकिन भारत क्यों नहीं आया वो? तो देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है भारत में, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है और अगर वो जहाँ से आया था, मंगोलिया से आया था, वो वहाँ बर्फीला एरिया था, हमेशा बर्फ़ पड़ता रहता, ठंडा एरिया था, तो भारत की गर्मी को सहन नहीं कर सकता था। प्राकृतिक आवास में कठिनाई। ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पे सही से रह नहीं सकता था क्योंकि प्राकृतिक जो वातावरण है वो उसके अनुकूल नहीं था। इसके अलावा उसके समन यानी कि पैगंबर यानी कि उसके ईश्वर ने अशुभ संकेत दे दिए। भगवान ने यानी कि ईश्वर ने बोल दिया कि बेटे देख कुछ समस्या हो सकता है, इंडिया की तरफ मत जा तू, तो वो निकल लिया यहाँ से। समझ रहे हो? तो ये 3 पॉइंट आप बता सकते हो इसमें, बस खत्म। चलिए, अब आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर रह गया है, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं। वैसे इसमें से काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। देखिए, तो यूरोप के इतिहास में 5वीं से 15वीं सदी का जो काल है उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यकाल बोलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाई मध्यकाल में क्या था? चर्च का दबदबा था, है ना, समाज में। इसी काल में सामंतवादी व्यवस्था का उदय होता है और सामंतवादी व्यवस्था ने यूरोप के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्यकाल में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, इसलिए इसे अंधकार युग बोला जाता है। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, कोई मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि सत्ता को सही से चला सके। इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं, तो इसलिए इसको अंधकार युग भी बोला जाता है। अंधकार युग तो भाई मैं इसलिए बोलूँगा, वैसे ये पॉइंट आप अपने हिसाब से समझाएं, मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ कि अंधकार युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय चर्च का दबदबा था और समाज को उसने अंधकार में रख रखा था। गलत सिद्धांत बताना, है ना, लोगों से पैसे ऐंठना, ये सब चीज़ें चल रही थी, इसीलिए इसको अंधकार युग बोला जाता है। कुछ भी उन्नति प्रगति यूरोप में इस समय नहीं हुआ था। 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है? तो भाई जो 3 वर्ग से हमारा अभिप्राय है 9वीं से 16वीं सदी में यूरोप के जो 3 सामाजिक श्रेणियां हैं उससे है, जैसे कि ईसाई, पादरी, सबसे पहले पादरी वर्ग, उसके बाद भूधारक यानी कि अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। इन तीनों वर्गों से हमारा अभिप्राय है 3 वर्ग से। समझ रहे हो? उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था, भाई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। सामंतवाद क्या था, इसकी आर्थिक विशेषता बताइए। तो सामंतवाद जो शब्द है वो जर्मन भाषा के फ्यूड नामक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा। ठीक है, इस प्रकार सामंतवाद भूमि से जुड़ी हुई एक प्रणाली थी, जमीन से जुड़ी एक प्रणाली थी। तो ये सामंतवाद जो है एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो कि मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और इटली में विकसित हुआ था। आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद कृषि उत्पाद को व्यक्त करता है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद कृषि उत्पादन को दर्शाता है, जिसमें सामंत यानी कि लॉर्ड और कृषकों के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है कि लॉर्ड यानी कि जो आपके अभिजात वर्ग है, सामंत है, और किसानों के बीच में कैसा रिलेशन था।
इसको इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं सामंतवाद। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे। लॉर्ड कृषकों को उनकी श्रम सेवा के बदले सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था। लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी था, मतलब लॉर्ड किसानों के जीवन पर व्यापक नियंत्रण रखता था। सो आखिरी पॉइंट मैंने आपको बताया कि लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार होता था, मतलब लॉर्ड का किसानों के जीवन पर नियंत्रण भी था इस व्यवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था? कैथोलिक चर्च में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मध्यकालीन यूरोप का आपको पता है प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था। इसमें पोप, बिशप और पादरी तीनों शामिल होते हैं। कैथोलिक चर्च में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ठीक है, पोप पश्चिम चर्च के अध्यक्ष थे और ये रोम में रहते थे। जो पोप थे वो कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप, विशेष लिखा गया वैसे बिशप होगा। ठीक है, कौन करते थे? बिशप करते थे, तथा पादरी भी करते थे, मतलब दोनों करते थे। एक मिनट मैं सही से समझाता हूँ आपको, थोड़ा क्या है कि बीच बीच में डिस्टर्ब करने के लिए कुछ आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो इस वजह से मैं थोड़ा अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, तो यूरोप में ईसाई समाज का जो मार्गदर्शन है वो करते थे बिशप और पादरी। लोगों को बताना धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में बताने का काम होता था। अधिकांश गांव में अपने खुद के चर्च होते थे। प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए चर्चों में जाते थे। चर्च के अपने नियम थे। हर एक व्यक्ति भाई पादरी नहीं हो सकता था। पादरी बनने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे कि कृषि दास जो है वो शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति है। स्त्रियां भी पादरी नहीं बन सकती थी। पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा बिशप के पास भी लॉर्ड की तरफ विस्तृत जागीरें होती थी। जो बिशप होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे। वे शानदार महलों में रहते थे। इसके अलावा चर्च को कृषकों से एक वर्ष में उनकी उपज का 10वां भाग कर के रूप में लेने का हक था, जिनको हम तीथ नामक कर बोलते हैं, जो कि चर्च लगाता था किसानों के ऊपर ये कर, तीथ कर। ठीक है, धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण तथा मरण उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिए जाने वाला दान भी चर्च की आय का स्रोत था। तो एक तो तीर्थ नामक कर है, ये चर्च के इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, और साथ ही साथ धनी लोग क्या करते थे? चर्च को बहुत सारा पैसे डोनेट करते थे। तो ये भी चर्च के लिए इनकम का एक स्रोत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभिजात वर्ग के बारे में। आपको पता है अभिजात वर्ग की विशेषता इसमें बतानी है। तो मध्यकालीन फ्रांस का जो दूसरा वर्ग था वो अभिजात वर्ग था, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसका एक मेन रीज़न ये था कि ये ज़मीन के मालिक होते थे। इनका ज़मीन पर नियंत्रण था, और ज़मीन पर नियंत्रण वैसलेज नामक एक प्रथा के कारण था, जिसमें राजा क्या करता था? इनको ज़मीन देता था और उनको राजा कहता था कि वो किसानों से इस पर खेती करवाए। ठीक है, इस तरीके से। तो भूस्वामी अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामी के अधीन, है ना। अभिजात वर्ग को एक विशेष स्थान प्राप्त था। वो अपनी संपदा के मालिक थे, अपने संपदा पर पूरा नियंत्रण रखते थे। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, है ना। उनकी जो सेना थी वो सामंती सेना कहलाती थी। अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, खुद के न्यायालय भी लगा सकते थे अभिजात। ठीक है, अपनी खुद की मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे भैया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अभिजात अपनी भूमि पर बसे सभी लोगों के मालिक थे, है ना। उनके पास विस्तृत भू क्षेत्र होता था। उनके घर में निजी खेत, चारागाह, है ना, और बहुत बड़ा मतलब एरिया होता था, जिसको हम मेनर बोलते हैं। लॉर्ड के घर को क्या बोला जाता था? मेनर बोला जाता था। और उनकी व्यक्तिगत भूमि जो है वो कृषकों द्वारा जोती जाती थी। इन किसानों को अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरे वर्ग के बारे में। अब हम तीसरे वर्ग की बात कर लेते हैं, जो कि है तीसरा वर्ग आपको पता है कृषक वर्ग है। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज का जो तीसरा वर्ग था उसकी विशेषता आपको इसमें बतानी है। तो देखिए, यूरोपीय समाज का तीसरा वर्ग था कृषक वर्ग। ठीक है, तो ये जो काश्तकार थे यानी कि ये जो किसान थे वो दो तरीके के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ यानी कि कृषि दास। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। ठीक है, और पुरुषों को सैन्य सेवा, जो स्वतंत्र किसान है ना उनको सैन्य सेवा भी देना होता था। वर्ष में कम से कम 40 दिन उनको सैन्य सेवा देनी होती थी। किसानों के परिवार को लॉर्ड के जागीर पर जाकर काम, ये सब स्वतंत्र किसान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सर्फ के बारे में भी नीचे बताऊँगा। तो किसानों के परिवार को लॉर्ड के जागीर पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह में
3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने होते थे, जो कि हर एक कृषक परिवार को करना होता था। कम से कम 3 या उससे कुछ ज़्यादा दिन लॉर्ड के जागीर पे जाके उसकी फैमिली को भी काम करना होता था, और इसके बदले उनको तो इससे जो श्रम अधिशेष होता था, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जो हो रहा है ना, ये सीधे लॉर्ड को जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे कुछ अन्य काम भी करवाए जाते थे, जैसे कि गड्ढे खोदना है, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करवानी है, बाड़ बनाना है ना, सड़कें और इमारतों की मरम्मत करवानी है। तो ये सब काम भी उन्हीं से करवाई जाती थी, और इसके बदले उनको कोई भी मजदूरी नहीं मिलती थी, कोई भी पैसा नहीं मिलता था। खेतों में मदद करने के अलावा स्त्री और बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे कि जो महिलाएं थी वो सूत काटने का काम करती थी, कपड़े बुनने का काम करती थी, मोमबत्ती बनाती थी, है ना। लॉर्ड के उपयोग के लिए अंगूरों से रस निकालने कर मदिरा तैयार करने का भी काम करती थी। इसके अलावा जो राजा जो था वो स्वतंत्र किसानों से एक टैक्स लेता था, जिसको हम टैली बोलते हैं, टैली नामक कर भी लेता था, ठीक है, वर्ष में कभी कभी लगा दिया। तो पादरी और अभिजात इससे क्या थे, मुक्त थे, ठीक है। तो इस स्वतंत्र किसानों से टैली नामक कर लिया जाता था कभी कभी, और इससे पादरी और अभिजात क्या थे, मुक्त थे। अब हम कृषि दासों की बात करें तो भाई कृषि दास अपने गुजारे के लिए जिस भूखंड पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में होते थे, लॉर्ड के ज़मीन पे खेती करते थे, और इसीलिए उनका अधिकांश उपज जो है वो लॉर्ड को ही मिल जाता था। उन भूखंडों पर कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी, इसलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलता था, कुछ भी पैसे वैसे उनको नहीं मिलता था। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एक अधिकार का दावा भी करता था उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, जिससे कि कृषि दासों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, ठीक है। सर्फ जो होते थे, यानी कि जो कृषि दास होते थे, वो केवल लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूरी में ही रोटी सेक सकते थे, उनकी मदिरा संपीड़क में ही मदिरा या बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, या फिर कृषि दास के पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। मतलब जो कृषि दास है ना, वो मर्जी से अपनी शादी भी नहीं कर सकते थे। अगर मर्जी से किसी लड़की से शादी करना चाहता है ना कृषि दास, तो उसको क्या करना होगा, लॉर्ड को शुल्क देना होगा, पैसे देने होंगे। तो ये कृषि दास के बारे में हो गया। अब मेनर की जागीर के बारे में भी भाई कर लो, मेनर की जागीर भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मध्यकालीन जो लॉर्ड है, लॉर्ड का जो भवन होता था उसको हम क्या बोलते हैं, मेनर बोलते हैं, और वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक होते थे, ये बात हमें मालूम है। तो मेनर एक तरीके से लॉर्ड का अपना घर होता था, है ना। किसी छोटे मेनर में दर्जन भर परिवार, और कोई बहुत बड़ा मेनर है उसमें 50 से 60 परिवार रह सकते थे। मेनर की जागीर की विशेषता देखो, आगे सारे पॉइंट्स लिखे हुए। दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु जागीर में मिल जाती थी। अनाज जो है वो खेतों में उगाए जाते थे, है ना। लोहार और बढ़ई जो है औजार की देखभाल और मरम्मत करते थे। राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें सूत काटने का काम करती थी, कपड़े बुनने का काम करती थी। बच्चे लॉर्ड के मदिरा संपीड़क में काम करते थे, जहाँ शराब वगैरह बनता है वहाँ पे काम करते थे। जागीर में विस्तृत अरण्यमय भूमि, मतलब कि सुंदर भूमि है, वन होते थे, जहाँ वन में जाके लॉर्ड शिकार कर सकते थे। मेनर पर चारागाह भी होता था, जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। मेनर पर एक चर्च है, मतलब मेनर में एक चर्च होता था, और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी बना था, किला भी बना हुआ था, ठीक है। तो ये मेनर की जागीर की प्रमुख विशेषता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी जो भी बता रहा हूँ सभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नाइट वर्ग की हम बात कर लेते हैं। देखो, नाइट वर्ग क्या है मैं बता देता हूँ। 9वीं सदी से क्या होते थे, युद्ध होते रहते थे, है ना, छोटे मोटे स्तर पे युद्ध होते थे। अब युद्ध में ना पैदल सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भाई किसानों को ही पैदल सैनिक में इस्तेमाल में ला लिया जाता था। लेकिन कुशल घुड़सवार जो है ना, उनकी ज़रूरत थी, कुशल अश्वसेना की ज़रूरत थी। इसलिए लॉर्ड ने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया, जिसको हम नाइट्स कहते हैं या नाइट कहते हैं, ठीक है। तो वे लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से जुड़ा हुआ था, है ना। लॉर्ड ने, जैसे लॉर्ड को राजा ने जमीन दिया था, उसी तरीके से लॉर्ड क्या करेगा, नाइट को जमीन देगा। यानी कि लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया, जिसको फीफ कहा गया, है ना। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। यह जो फीफ वाली जो भूमि होती थी ना, जैसे कि लॉर्ड की मेनर की जागीर है, उसी तरीके से फीफ वाली भूमि थी, जो कि 1000 से 2000 एकड़ में फैली हुई थी।
जिसमें नाइट के परिवार के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब उपलब्ध होता था, है ना। पंचक्की मौजूद है, मदिरा संपीड़क मौजूद है, चर्च है, जंगल है, सब कुछ है। जो भी मेनर की जागीर में जो चीज़ें थी ना वो सब फीफ वाली भूमि पे भी उनको उपलब्ध कराई गई थी नाइट वर्ग को, ठीक है। सामंती सेना की तरह फीफ की भी भूमि को कृषक जोतते थे, मतलब फीफ वाली जो जमीन है, मतलब मेनर में जैसे किसान काम करते थे ना वैसे ही फीफ वाली भूमि पर भी किसान काम करते थे। अब बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था, यानी कि पैसे कुछ देता था, और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन भी देता था। क्योंकि लॉर्ड ने नाइट वर्ग को क्यों बनाया? अपनी रक्षा के लिए बनाया, तो युद्ध तो भाई इनको करना होगा। युद्ध के समय ये लॉर्ड को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन कुछ समय घेराबंदी करने में, पुतलों के साथ अभ्यास करने में बिता देते थे, है ना। नाइट अपनी सेवा अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे, लेकिन उसका जो प्रथम निष्ठा जो होता था वो अपने लॉर्ड के प्रति ही होता था, अपने लॉर्ड के लिए मर मिटने को तैयार रहता था। तो ये हो गया नाइट वर्क के बारे में। अब हम मध्यकालीन यूरोप के भिक्षुओं के जीवन की बात करेंगे, मठवाद की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, भिक्षुओं की हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि एकांत में जीवन जीना पसंद करते थे, नगरों और गांव से दूर रहना पसंद करते थे। उनको हम क्या बोलते हैं? भिक्षु, है ना। ये जिन धार्मिक संस्थाओं में रहते थे, जिसको हम एबी मोनिस्ट्री या फिर मठ बोलते हैं, मठ में रहते थे। तो दो प्रसिद्ध मठों के नाम की मैं बात करूँ तो 529 में बना था इटली में, जिसका नाम था सेंट बेनेडिक्ट। क्या नाम बोला मठ का मैंने? सेंट बेनेडिक्ट। ये इटली का था, 529 में बना था। दूसरा जो मठ था वो 910 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? बरगंडी में बनाया गया था, जिसका नाम था क्लूनी, ठीक है। क्लूनी ये मठ का नाम है। भिक्षु अपना सारा जीवन एबी में बिताते थे, एबी यानी कि मठ यहाँ पे होगा, मठ में बिताते थे, प्रार्थना करते थे और शारीरिक श्रम का काम करते थे। भिक्षु का जीवन पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। पुरुषों को मोंक कहा जाता था। मोंक लिखना भाई थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, मोंक, ठीक है। पुरुषों को क्या बोला जाता था? मोंक, और स्त्रियों को बोला जाता था नन। पुरुष और महिलाएं के लिए अलग अलग एबी बनी हुई थी, है ना। अलग अलग मठ बनाए गए थे, पुरुषों के लिए अलग मठ होता था, महिलाओं के लिए अलग होता था। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देना, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले नए कृषि प्रौद्योगिकी परिवर्तन की विवेचना कीजिए, इसके क्या परिणाम निकले। तो 11वीं सदी में यूरोप में क्या होता है, खेती के नए तौर तरीके विकसित होने लग जाते हैं, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे बताने पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो भाई देखो, इस समय क्या होता है कि लकड़ी के हल की जगह पे ना लोहे के नुकीले फाल वाले जो हल होते हैं ना उसका इस्तेमाल होने लगा, जिससे कि खेतों को गहराई के साथ जोता जा सकता था। साथ ही साथ सांचेदार पटरों का इस्तेमाल किया गया। पटरे यानी कि जो ज़मीन को समतल बना सकते थे, तो ज़मीन को अब समतल भी बनाया जाने लग गया पटरों के प्रयोग से, ठीक है। पशुओं को हल में जोतने के तरीके में सुधार हुआ। अब जुआ जो होता है वो कंधे, मतलब पहले क्या था कि गले पे रखा जाता था, है ना। गले यानी कि पशु के गर्दन पे रखा जाता था। अब गर्दन पे ना रख के कंधे पे रखा जाने लग गया, ठीक है। जो जुआ है उसको पशु के कंधे पे रखा जाने लग गया, जिससे कि पशु अब ज़्यादा क्षमता के साथ काम कर सकता था और हल को और तेज़ी से खींच सकता था, पूरे पावर के साथ खींच सकता था। इसके अलावा घोड़े के जो खुर है उसमें लोहे के नाल लगाए जाने लग गए, जिससे कि उनके खुर सुरक्षित हो गए। अब सामान को लाने ले जाने में आसानी हुई। साथ ही साथ कृषि के लिए पवन ऊर्जा और जल शक्ति का भी उपयोग किया जाने लग गया। अन्न पीसने और अंगूर निचोड़ने के काम भी जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखानों में किया जाने लग गया था, क्योंकि जल और वायु शक्ति का प्रयोग मशीनों को चलाने के लिए होने लग गया था। भूमि के प्रयोग में परिवर्तन आया। अब भूमि को ना हर सीजन में 3 भागों में बांटा जाने लग गया। पहले क्या होता था कि 2 भागों में बांटते थे, एक पे खेती करते थे और एक को परती छोड़ देते थे, है ना। लेकिन अब खेत को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें एक सीजन में 2 खेत पे खेती होता था और एक को परती छोड़ देते थे। फिर अगले सीजन में 2 पे होता था, इधर वालों को मान लो परती छोड़ दिया। फिर अगले सीजन में इन दोनों पे कर दिया, इसको परती छोड़ दिया। मतलब 2 पे कर रहे हैं, एक को परती छोड़ रहे हैं। पहले खेतों को 2 भागों में बांट रखा था, लेकिन 11वीं सदी में खेतों के प्रयोग में यह परिवर्तन आया कि अब खेतों को 3 भागों में बांटकर उस पर खेती की जाने लग गई। एक सीजन में 2 खेतों पर खेती होती थी और एक को परती छोड़ दिया जाता था। बस इतना बता देना, काफ़ी ज़्यादा लंबा पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। अब खेती के नए तौर तरीकों के क्या प्रभाव रहे, तो पहला देखो
फसल की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि आई और भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई। आहार में मटर और सेम जैसी जो फसलें है उससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ी और वहाँ के लोग भी बॉडी बिल्डर बनने लग गए। अब मेरी तरह समझ रहे हो। पशुओं को पौष्टिक चारा मिलने लग गया। किसान अब भूमि का अधिक इस्तेमाल कर सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकता था। 13वीं शताब्दी तक एक कृषक खेत को औसतन आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ तक रह गया। इस छोटे जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी। मतलब खेतों का जो आकार था भले ही छोटा हो गया, लेकिन इन छोटे भूमि पर वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लग गया था। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इसमें बता देना, काफ़ी है। ऊपर के 4 पॉइंट आप लिख दो, बहुत है। चलो अब 14वीं सदी के संकट के बारे में समझ लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14वीं सदी का संकट क्या था और इसके क्या परिणाम निकले। तो देखो, यूरोप के लिए 14वीं सदी का संकट ये था कि मौसम में बदलाव आया। जो ग्रीष्म ऋतु के जगह पे ठंड शीत ऋतु ने ले लिया, जिससे कि दिन छोटे हो गए, फसल करने के लिए कम समय मिलता था। साथ ही साथ इस समय और भी बहुत सारे जैसे कि तेज़ आंधी है ना, सुनामी जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये सारे मौसम में परिवर्तन हुए, जिससे कि बहुत सारे जो कृषि फार्म थे वो नष्ट हो गए। इसके अलावा जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही, जिससे कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गया। अकाल जैसी स्थिति, भूखमरी जैसी स्थिति वहाँ पे देखने को मिलती है। चांदी के उत्पादन में कमी, जो ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया है वहाँ से चांदी की खदानों से चांदी नहीं निकाली जा रही थी, जिस वजह से अब धातु के जो मुद्रा है उसका अभाव होने लग गया। अब धातु की मुद्राएं नहीं होंगी तो फिर व्यापार नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति चरमरा उठेगा, है ना। तो ऐसा ही हुआ यूरोप में, और इस वजह से राजाओं ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, मुद्रा में चांदी की जो शुद्धता है उसको कम कर दिया, चांदी का प्रयोग करना कम कर दिया। इसी समय भाई प्लेग नामक महामारी भी फैल गई। अब महामारी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जानवर भी मारे गए, खास करके लोग भी मारे गए, है ना। और ये जो बीमारी जो फैली थी वो चूहे से फैली थी। जो बहुत सारे चूहे थे वो चाइना से, एशिया से जो समुद्री जहाज़ें जाती थी ना, वो पहुंच गई यूरोप, और इसकी वजह से ये प्लेग नामक महामारी फैल गई, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, परिणाम क्या रहा भाई इसका, ये जो आर्थिक संकट आप देखते हैं, जो 14वीं सदी का संकट था, इसका परिणाम क्या रहा। तो इससे आर्थिक मंदी की स्थिति देखने को मिलता है। जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की संख्या में भारी कमी आई, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए, और इस वजह से जो मजदूरी दर था वो भी बढ़ गया। खरीदारों की संख्या में कमी आने से कृषि उत्पादन की मूल्य एकाएक गिर गए, क्योंकि खरीदने वाले लोग ही नहीं है। तो ये प्लेग की महामारी के बाद इंग्लैंड में खास करके मजदूरों की जो मांग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और मजदूरों की मांग बढ़ने की वजह से मजदूरी जो दर था वो भी 250% तक बढ़ चुका था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें बता देंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, जो कि है फ्रांस में कैथेड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए। बिल्कुल थक चुका हूँ भाई, बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए भाई मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर से लगातार बोल रहा हूँ, बीच में कभी कभी कुछ डिस्टर्ब करने के लिए भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग अभी तक भी अगर वीडियो में एंड तक बने हुए हैं, वीडियो देख लेना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ये लाइक और शेयर ही मतलब गिफ्ट के तौर पे आप मेरे को दे सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप गिफ्ट देना चाहते हो तो लाइक शेयर दे सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना यार। बस मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी सारे मेरे चैनल पे आते हैं, 30% स्टूडेंट ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए सारी वीडियो देखते हैं, वीडियो सारी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे। क्या है भाई ये, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे कुछ पाने के लिए आया हूँ, है ना। तो वो आप लोग ही दे सकते हैं, तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, कैथेड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए। देखिए होता क्या था कि धनी व्यापारी जो होते थे ना, वो चर्च को बहुत ज़्यादा पैसे दान करते थे, डोनेट करते थे, क्योंकि उनके पास अपनी पैसों की गर्मी दिखाने का एक जरिया यही था कि वो चर्च को पैसे दान में दे दे। फ्रांस में बड़े चर्चों का निर्माण होने लग गया इन्हीं पैसों से, इसी को हम कैथेड्रल कहते हैं। चर्च क्या होता, मतलब उस चर्च को जो विशाल का जो चर्च बनाए गए उसी को हम कैथेड्रल कहते हैं। यूँ तो चर्च मठों की संपत्ति थे, फिर भी लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तु और धन से उसका निर्माण में सहयोग दिया था। मतलब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया चर्च को बनाने में।
कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में कई वर्ष लगते थे। उनके निर्माण के दौरान कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र अधिक बस गया, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लग गए और ये तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गया। इसके चारों तरफ छोटे छोटे नगर उभर आए और इसी से कैथेड्रल नगर का विकास हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप कैथेड्रल नगर के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कैथेड्रल नगर के बारे में जो भी मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा। 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है और ये आपका वन शॉट वीडियो था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया भाई, एक बार वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर चैप्टर की वीडियो देख के आए होगे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन चैप्टर की वीडियो नहीं देखे हो, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने आए हो तो आपको एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ सको। मैं फिर कह रहा हूँ कि 80 से 90% लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं में से टपकने वाले आपके एग्जाम में। आप देख लेना जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से नजर आएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।